if the absolute refractive indices, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है indices, if the absolute refractive indices of water and glass are of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively, 4/3 and 3/2 respectively, then what will be the ratio of velocity? Then what will be the ratio of velocity of light in water ये आ गया इधर? नहीं, वो पूछ रहा था प्रणव कि वो आए तो बता देना, तो मैंने बता दिया, वो आ गया। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन के लिए कहा था क्या? टू दैट इन ग्लास। हमने इसकी स्कूटी का पाइप वाइप कुछ फट गया था। इसने नकली पेट्रोल डलवा रखा होगा उसके अंदर। टू दैट इन ग्लास। नहीं, मत बताओ। अरे 5 दिन बाद हालत खराब होने वाली है सबकी, समझ नहीं रहे हो बात को? हाँ चलिए, इन्होंने बोला इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर, तो जब भी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाती है, तो जैसे वाटर की बात करी जा रही है, तो समझ लो कि लाइट जो है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, ठीक है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है? ईटा ए ईटा डब्ल्यू। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि लाइट एयर से आ रही है और वाटर के अंदर एंटर कर रही है। तो एयर से वाटर में एंटर करने का मतलब क्या है? ये हो गया बेटा वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, और ये कितना दे रखा है? 4/3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि लाइट एयर से आती है और ग्लास में एंटर कर जाती है, तो ये हो गया वी ए अपॉन वी जी, वी ए अपॉन वी जी। तो ये कितना दे रखा है? तो वी ए अपॉन वी जी, ये कितना दे रखा है? 3/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि वी डब्ल्यू अपॉन वी जी पूछ रहे हैं, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन 1, if we take reciprocal of equation 1, if we take reciprocal of equation 1, इक्वेशन 1 का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा? देखिएगा, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी ए इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को पलट कर लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि वी डब्ल्यू ऊपर चाहिए, तो वी जी नीचे चाहिए। तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का एलएचएस क्या है? वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, और सेकंड का एलएचएस क्या है? वी ए अपॉन वी जी, वी ए अपॉन वी जी। ऐसे ही आरएचएस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/4 इंटू 3/2। तो यहाँ पर वी ए से वी ए कट गया, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी जी कितना आ गया? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी
इज इक्वल टू 9/8। यही इन्होंने पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू दैट इन ग्लास, मतलब VW/VG 9/8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यही वाला मैं बता रहा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार हमसे भूल हो जाती है, तो याद रखना अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया तो समझ लेना कि लाइट एयर में थी और एयर से वाटर में एंटर कर रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो मतलब एयर से लाइट जब आती है तो उसको एब्सोल्यूट बोला जाता है। अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास the refractive index of the refractive index of glass is 1.6 and that of diamond is 2.4. And that of diamond is 2.4, full stop, calculate A part है refractive index of diamond with respect to glass. And refractive index of diamond with respect to glass, with respect to को शॉर्ट में WRT लिख देते हैं, और B है refractive index of glass with respect to diamond. तो जैसे मान लो कभी भी हमारे पास ये होता है कि 1η2, अगर 1η2 लिखा हुआ है तो 1η2 का मतलब क्या होता है, यहां देखिएगा 1η2, इसका फॉर्मूला होता है बेटा V1/V2, यानी कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से आ रही है और सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है तो उसको हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये लिख देते हैं। लेकिन ये जो चीज है ना 1η2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बताओ जरा क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, जो बाद में होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, 2 with respect to medium 1, अब वही चीज है। तो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, कुछ दे नहीं रखा लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, यानी कि लाइट रे ग्लास में ही आ रही होगी, और जब कुछ दे नहीं रखा तो हम ये मानते हैं कि वो एयर से आ रही होगी और ग्लास में जा रही होगी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है, यहाँ लिखूंगा गिवन ए ईटा जी इज इक्वल टू 1.6, एक तो ये, और दूसरा उन्होंने बोला डायमंड का कितना है 2.4, तो ए ईटा डी, डायमंड मतलब डी इज इक्वल टू 2.4। अब देखो ए ईटा जी को मैं क्या लिखूंगा, VA/VG, और ए ईटा डी को क्या लिखूंगा, VA/VD। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो डायमंड लिखा जाएगा बाद में, और विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म यानी कि ग्लास लिखा जाएगा पहले, तो जी ईटा डी, वो पूछ रहे हैं जी ईटा डी, तो ए पार्ट पे वो पूछ रहे हैं जी ईटा डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो बेटा ये क्या हो जाएगा VG/VD, VG/VD। अब VG/VD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था कि इसका रेसिप्रोकल करो,
रेसिप्रोकल करोगे तो वीजी ऊपर आ जाएगा, वीडी है डिनोमिनेटर में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे वीजी अपॉन वी ए इंटू वी ए अपॉन वी डी। अब देखो वीजी अपॉन वी ए कहाँ से आएगा, जैसे वी ए अपॉन वीजी है, पलट दो, तो वीजी अपॉन वी ए क्या हो जाएगा, 1/1.6 रेसिप्रोकल, 1/1.6 मल्टीप्लाइड बाई वी ए अपॉन वी डी, तो पता ही है 2.4। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ठीक है, और 3/2 कितना होता है, 1.5। तो भाई इसका तो ऑप्शन ए का, इसका ए का तो हो गया 1.5। अगला वो पूछ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, मतलब ठीक उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड का मतलब क्या है, बी पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ईटा के बाद लिखो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो जी ईटा डी को पलट कर डी ईटा जी करने के लिए क्या करते हैं, 1/जी ईटा डी। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, 1/1.5, 1/1.5, पॉइंट गया तो ऊपर 10 आया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 क्या करोगे, 3 0 जा 0, 3 0.66, 0.66 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ गए। और किसका था डाउट बताओ, कौन सा है, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, सही है, बहुत बड़ा बड़ा बना कर लिख कर दिया है मैंने। आपके टीचर की एज क्या है जिन्होंने पेपर बनाया, कम होगी, मतलब 30 से कम होगी, है ना, क्योंकि जब मैं नया नया टीचर था ना, तो मैं भी ऐसे ही करता था। बेकार क्वेश्चन नहीं, इनको अभी ना वर्ड पर काम करना नहीं आता, तो इन्होंने क्या कर रखा, बुक की फोटो खींचकर और उसको पेंट में कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। तो पहले जब मैं नया नया टीचर था, तो मुझे पढ़ाना तो आता था, लेकिन मुझे ये वाले काम नहीं आते थे, ये एडिटिंग वेडिटिंग इसमें सब कुछ करना, तो इन्होंने फोटो खींच खींच कर छाप रखा है। नहीं नहीं, चाहता था मैं, चाहता था बनना। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो इंजीनियरिंग ही करनी पड़ती है। आईटी कंपनी में जो है, आईटी कंपनी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना, और मेरा ब्रांच भी नहीं था वो। हाँ, कल के पेपर में स्मॉल वाले में एजेस वाला कि अगर मिरर स्मॉल होगा तो नेचर ठीक रहेगा। ये कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ मुझे मालूम है उसी की, मेरे को लगा कि तुम स्कूल के पेपर की बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 24, ठीक है देख लेंगे। चलो जी, ये क्वेश्चन दे रखा है, नोट कर लो जरा, हाँ नोट कर लो। फोटो ही बड़ी है बस, फोटो ही बड़ी है बस ये। हम्म, नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, एक क्वेश्चन देखिएगा, स्टूडेंट यूज्ड अ डिवाइस कैपिटल एक्स टू ऑब्टेन a student used a device capital X to obtain or focus the image to obtain
or focus the image of a well illuminated to obtain or focus the image of a well illuminated building, on a screen capital S, as shown below in the diagram. As shown below in the diagram. Select the correct statement about the device X. Select the correct statement about the device X. अब देखो, इल्यूमिनेटेड, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंट बिल्डिंग। बिल्डिंग से पहले डिस्टेंट और लिख लेना, डिस्टेंट मतलब काफी दूरी पर है वो बिल्डिंग। ये है एक्स, डिवाइस एक्स। ये है स्क्रीन एस। ये तो डायग्राम बना लो और फिर ऑप्शंस लिखो। ऑप्शन ए है दिस डिवाइस इज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। पता नहीं, पता नहीं। दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शंस में ना इसका आंसर छुपा हुआ है। दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर।
और डी है दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. This device is a convex lens of focal length 8 centimeter. हाँ जी, पहले तो ये बता दो कि इस क्वेश्चन से मेरे को ना एक चीज समझ में आ रही है कि इधर दूर कोई डिस्टेंट बिल्डिंग है, तो अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जो काफी दूर पर रखा रहता है तो हम उसको मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है. और इन्फिनिटी पर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज आकर कहाँ बन जाती है, फोकस पर बन जाती है, और वो बनती है पॉइंट इमेज. तो एक तो इन्होंने दिखा दिया कि इस स्क्रीन पर जो बनने वाली इमेज है वो पॉइंट इमेज है, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर सारी की सारी लाइट रेज जुड़ रही हैं. तो पॉइंट इमेज है भाई, पॉइंट इमेज जो है वो तो फोकस पर ही बनती है. तो इसका मतलब ये एक्स या तो कोई मिरर है या फिर कोई लेंस है, और ये स्क्रीन है. तो लेंस हो या मिरर हो, वहां से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम इमेज डिस्टेंस बोल देते हैं. तो ये इमेज डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और चार में से तीन ऑप्शंस में ये दिया है इन्होंने, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और डी में भी ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. मोरोवर मुझे ये पता चल गया कि पॉइंट साइज इमेज सिर्फ और सिर्फ उस केस में बनती है जब इमेज बनता ही फोकस पर है. इमेज जब फोकस पर बनता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होता है. ठीक है, फिर मैं ये देख रहा हूं कि अगर लाइट रेज ऐसे आती और आने के बाद में वो उस तरफ अगर इमेज बनती, तो तब तो मैं ये बोलता कि भाई ये मिरर है. लेकिन उधर कहीं डिस्टेंट बिल्डिंग है, वहां से लाइट रेज आ रही है, फिर एक्स में से होकर ये ट्रांसपेरेंटली आर पार निकल रही है, मतलब लेंस है. तो लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स लेंस होगा. कॉनकेव लेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो डाइवर्जिंग होता है और उसके अलावा भी कुछ होता है. हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और कहाँ बनेगी वो, सेम साइड पर, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह डिस्टेंस, उसी जगह इमेज बन जाती है. तो यहाँ क्या है कि वहां बिल्डिंग तो पीछे है, बिल्डिंग से लाइट रेज आ रही है, वो इस लेंस में से आर पार निकल रही है. तो ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है. कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, सीधा ऐसे ही करना था. ऑप्शन नंबर डी है. बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है? अक्षरा, आशुतोष, अमन, दिव्यांशी, इशिता, Yes, sir. न्यासा. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी. और कौन सा ये, टेक्निक वाले क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। मैं बताऊं क्या, ये सब ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. ये डायग्राम था डिस्टेंट बिल्डिंग, यार बिल्डिंग बिल्डिंग वाले क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहे. छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है वो देखकर वैसे ही डर गए आप, कुछ था ही नहीं इसमें. उन्होंने लेंस वगैरह कुछ दिया नहीं, उन्होंने कहा डिवाइस एक्स है, डिवाइस यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट. ये तो मैंने पढ़ा नहीं, बस आउट ऑफ सिलेबस. कई बच्चे तो खड़े भी हो गए होंगे प्रणव जैसे, उन्होंने कह दिया होगा आउट ऑफ सिलेबस है. अच्छा, चलो चलो जी, प्रणव को इजी लग रहा है तो भाई. तो पेट्रोल के रेट पे बढ़ रहे हैं, वो अपना पेट्रोल ही लीक करवाता घूम रहा है. मेरी क्या गलती थी, वो पाइप कट गया. चलिए जी, क्वेश्चन नोट करें. द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट. पेट्रोल बिल कम हो गया, बढ़ गया. अच्छा हाँ, सॉरी. 108 से 94 हो गया तो द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट the given figure shows a ray of light as it travels shows a the given figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Shows a ray of light as it travels
as it travels from medium A to medium B. As it travels from medium A to medium B, full stop. Refractive index of the medium B refractive index of the medium B of the medium B relative to medium A is relative to medium A is, ये फिगर दे रखी है, ये है मीडियम बी, सर तो 40 डिग्री का एंगल रखना है। रुक जाओ, हमारी स्टोरी मेरे को वही लगती है, वो जो कोई फिल्म नहीं थी, वो फिल्म में वो एरोप्लेन के अंदर एक बाप बेटे फंस जाते हैं और वो कहते हैं इसको नीचे कैसे उतारें, वो कहते हैं उस पर एक लाल बटन है, उसको उस पर एक लाल बटन दिखाई दे रहा है, वो कहता है हाँ हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, दबा दबाना था। हाँ, वो कहता कि हाँ हाँ दबा दिया, वो कहता नहीं दबाना था, वो इंजन ऑफ करने का बटन था। वही कहानी है तुम्हारी, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले पूरा, दिमाग तो सारा स्कूटी में है। थर्टी डिग्री 60 डिग्री, जी। ऑप्शंस है √3/√2, ऑप्शन बी है √2/√3, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है √2, ऑप्शन डी है √2। अब आप ये देखो, द गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, तो मीडियम ए से मीडियम बी में एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो अब एक चीज याद रखना कि ए से बी में लाइट रे जा रही है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक तरह से एक बॉर्डर लाइन समझ लीजिए, अगर याद हो तो ये एक ना ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब में इधर था हमारा मीडियम 1 और इधर क्या था मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, ये नॉर्मल थी परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होता है, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है एंगल आई और ये वाला होता है एंगल आर। तो जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो इसका मतलब वो किस तरह से जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2, यानी कि 1 eta 2 में जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसको हम क्या बोलते थे साइन आई, और जो 2 में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर, अभी आपने भी ये क्वेश्चन भेजा था, है ना, करवाऊंगा अभी भेजा था क्लास से पहले, वो करवाऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो।
और वो बता दूं, वो ज्यादातर बच्चे छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को अगर आ गया ना पेपर में। हाँ वो छोड़ देंगे उसको, और उसमें कुछ भी नहीं है, बस अभी समझाऊंगा आपको, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है। तो अब आप ये देखो, मीडियम ए से मीडियम टू के अंदर लाइट रे एंटर कर रही है, तो वो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है। तो 1 से 2 में जब जा रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब ए से बी में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए ही तो होगा, जिसमें जाती है उसका विद रिस्पेक्ट टू जिससे आई है। तो ए से आई है तो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है, तो हम इसको ना ऐसे लिखेंगे, ए ईटा बी, ए ईटा बी क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये बता दो साइन आई कहाँ बनेगा, नीचे या ऊपर, नीचे। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये कितना एंगल है जो नॉर्मल के साथ जो बन रहा है, परपेंडिकुलर के साथ 60, तो साइन 60 डिग्री। हाँ, और उसके बाद ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल के साथ क्या बना रही है 45, तो साइन 60 अपॉन साइन 45। अब भाई इनकी वैल्यू लिख लो, साइन 60 डिवाइड बाई साइन 45, ठीक है। अब देखो साइन 60 क्या हो गया, √3/2, और डिवाइड बाई साइन 45 क्या हो गया, 1/√2। क्या लिखेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, आंसर मुझे पता नहीं। अब आप ये देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है ना, तो इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इधर लिख रहा हूँ नीचे, √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 यानी कि 2 है, तो इसको क्या लिख देंगे, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो आंसर है √3/√2, ऑप्शन ए, ये सही आंसर है इसका। कब पूछ रहे थे तुम, अरे तुम तो तुक्के लगाते हो, सॉल्व तो करते ही नहीं तुम, कुछ नहीं सॉल्व कर रखा, मजाक कर रखा है। अरे छोड़ो तुम। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, तुम्हारा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, भेजा था आपको मैंने। तुम तो क्वेश्चन भेजते ही रहते हो। सर मैथ्स के लिए 20-30 क्वेश्चन रेडी है, आपको भेज रखे हैं। हाँ जी, कौन सा, 17। चलिए जी, एक क्वेश्चन ऐसे ही लग रहा है मेरे को ये, चलो देखते हैं। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। बाकी बच्चों को आ रहा है, किसी एक को ही आ रहा है बस, जी समझ रहे हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा। See the given two figures. See the given two figures carefully. Full stop. The path of ray of light for two different media the path of ray of light for two different media A and B different media A and B for a given angle of incidence
or a given angle of incidence is as shown. Is as shown. अब इसमें देखिएगा, ठीक है, इन्होंने इसमें यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो n इज फॉर नॉर्मल, और यहाँ पर लिखा है एयर, और यहाँ पर लिखा है ए, यानी कि ये बाउंड्री है, इससे ऊपर एयर है, इससे नीचे मीडियम ए है। ऐसे ही दूसरी फिगर, इसमें भी ऐसे, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल, इधर लिखा है एयर, और इधर लिखा है बी। तो अगेन ये बाउंड्री है, बाउंड्री से ऊपर एयर है और बाउंड्री के नीचे दूसरा मीडियम है, मीडियम बी। ठीक है, इसमें एक रे ऑफ लाइट आती है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। सुनो, अब ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ईटा ए इज इक्वल टू ईटा बी। ऑप्शन बी है ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी। ऑप्शन सी है ईटा कैपिटल ए लेस देन ईटा कैपिटल बी। और ऑप्शन डी है कांट बी सेड, कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ना, देखो कायदे से अब दिमाग में ये आता है कि भाई हमें तो ये पता है 1 ईटा 2 है ना, इससे पहले वाला तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने दोनों ही केसेस में ये बोला है कि एयर से लाइट आ रही है और इस दूसरे मीडियम में जा रही है। तो इसका मतलब ईटा ए लिखने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का है, और ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इधर एयर ही लिखा हुआ होगा, है ना, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। तो अब आप ये देखो कि अगर हमसे ईटा ए की बात करी जाती है, मतलब ये हमारा यहां से रे ऑफ लाइट आई और यहां गई, तो इसमें मैं बोलूंगा ईटा ए क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। अच्छा, अब लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है और मीडियम ए में जा रही है, तो साइन आई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 45, तो साइन 45, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो भी 45, तो साइन 45 अपॉन साइन 45 कितना हो गया, 1/2 अरे साइन 45 अपन साइन 45 1 ही हो गया, इसमें वैल्यू डालने की क्या जरूरत थी। वाह भाई वाह, ठीक है, कमाल होता है, मतलब एकदम टोटल है। हाँ नहीं, टोटल नहीं है वो, टोटल नहीं है, टोटल। चलिए अब ईटा बी देखते हैं। ईटा बी में क्या होगा, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन 45, और यहाँ पर क्या होगा, साइन 30। ठीक है, अच्छा साइन 45 क्या होता है, 1/√2 डिवाइड बाई साइन 30 क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब समझ लेना जरा एक बार, 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, केवल √2 बचा, केवल √2 बचा, और केवल √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। इसका मतलब ईटा बी ईटा ए से बड़ा है, ईटा बी इज ग्रेटर देन ईटा ए। ऑप्शन सी गलत हो गया, बी लिख दिया। चलिए जी, समझ में आ गया सभी को।
ठीक है, और कोई है? मोबाइल फोन है अभी तुम्हारे पास? दिखा दो जरा, क्योंकि मुझे दूसरे मोबाइल में लाना पड़ेगा वो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, निकाल कर रखो भाई। ट्रिग्नोमेट्री में किसी के तोते तो नहीं उड़ रहे हैं? तोते उड़ना समझ में आता है? पैरट्स आर फ्लाइंग। बता देना। आज ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा मैं मैथ्स में, आज ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, छांट छांट के क्वेश्चन बढ़िया वाले। बता दिया पहले ही है, 10 मिनट पहले बता रहा हूँ बैच से। मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले तो उससे क्या होता? मेरे पास फोन तो है ही नहीं। कौन सा? 37 पर आता हूँ अभी। अरे ये डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान है। चलो जी, इधर देखते हैं जरा एक और क्वेश्चन। क्या है भाई टोटल? इधर रख दो इसको। 4-5 दिन की बात है, लेस हो जाओगे तुम। लेस। पता नहीं उस दिन मेरे को कैसे याद आ गई उसकी बात, बचपन का दोस्त था वो। टोटल। सर आपने कोई नाम कहा था, टोटल नहीं बोलता था। टोटल ही बोल दो, टोटल लिखा हुआ। लेस। लेस। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करें। एक वन लाइट वेव इज इंसिडेंट, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। One light wave is incident upon a plate of one light wave is incident upon a plate of refractive index mu. Incident upon a plate of refractive index mu, इसको म्यू बोल देते हैं, आधा मा यू। म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू। म्याऊ तो बिल्ली बोलती। अच्छा अच्छा। इंसिडेंट एंगल आई जब मैं कॉलेज में था ना, एमबीए जब मैं कर रहा था, तो एक हमारे सर थे, उनके साथ गंदा वाला मजाक कर दिया बच्चों ने, कुछ ज्यादा ही। मैं बता रहा हूँ, मतलब वो लेक्चर थिएटर होता है कॉलेज में, तो उसमें ना सीढ़ियाँ रहती हैं ऐसे, मतलब हर बच्चे को, कोई बच्चा ना पीछे छुप नहीं सकता, क्योंकि जैसे आगे वाले हैं तो आगे वाले वो ऐसे ऐसे गोल होता है, तो आगे वाले ऐसे बैठे रहेंगे उस पर, फिर पीछे वाले अगली सीढ़ी पर, उस पर वो होता है, उसके ऊपर वाले, मतलब वो स्टेयर्स बनी रहती हैं, तो सब दिखाई देते रहते हैं टीचर को। अब हमें एक नए टीचर पढ़ाने आ गए, हम ना एक टीचर थे फाइनेंशियल मार्केटिंग पढ़ाते थे, तो उन्होंने परेशान कर रखा था, पता नहीं वो क्या पढ़ा कर चले जाते थे, नहीं समझ में आता था कुछ भी, सारे बच्चे रोते रहते थे, और दो चार जो थे जो इंटरनल्स के लालच में, वो कहते थे यस सर, समझ में आया, यस सर, एकदम बहुत पूरी ताकत लगा देते थे, जैसे पता नहीं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यही है। आगे आकर बैठ जाते थे, कहते थे इसको पटाना है ना, कि टीचर को पटाना है तो इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं था, और हमारे साथ भी और भी 8-10 लड़के और थे, तो सब हम बदनाम हो गए थे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम शिकायत ले लेकर पहुंच जाते थे। हमें ये रहता था, क्योंकि मतलब ये था कि हमारा जो ट्रिमेस्टर में अगर मार्क्स अगर ठीक नहीं आए, तो अच्छी कंपनी में हमारा प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, तो हम बड़े सीरियस थे। तो बदलवाया उनको, बड़ी रिपीटेड एप्लीकेशंस गई, रिपीटेड शिकायतें करी, तो फिर नए टीचर आ गए। नए टीचर आए तो वो मिलिट्री से रिटायर्ड थे, पता नहीं कर्नल थे क्या थे, लेकिन एक गड़बड़ थी, और वो गड़बड़ बच्चों को दिखाई दे गई। उनकी ना आंखें गड़बड़ थी कुछ, मतलब उनकी एक आंख इधर देख रही है तो दूसरी इधर देख रही है, ऐसे तो भहंगा सुना है ना।
तो वो वही थे, वो खड़े थे सामने, और सामने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक लड़के ने पता नहीं कुछ, उधर एक दूसरे कोने में एक लड़का बैठा था, एक इस कोने में बैठा था, उन्होंने कुछ आपस में सेटिंग कर ली कि भाई हम ना कुछ ऐसी बदमाशी करेंगे क्लास में। तो उन्होंने, इधर वाले ने कुछ बातचीत बातचीत करनी शुरू करी, उन्होंने कहा स्टैंड अप, ए यू स्टैंड अप। उधर से वो खड़ा हो गया, है ना। तो वो उधर देख के, अरे मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम नीचे बैठो, है ना, तुम्हें नहीं बैठ रहा हूँ, तुम नीचे बैठो। तो इधर से वो खड़ा हुआ, इधर से वो बैठ गया नीचे, वो खड़ा हुआ ये, अरे मैं तुम्हें नीचे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कहा तुम खड़े हो, इधर से वो खड़ा हो गया। उन्होंने इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, और जो अच्छे बच्चे थे वो समझ गए कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, और बस हंसी भी आ रही थी बहुत बुरी तरह से। तो हम सब तो मुंह दबाकर नीचे बैठे हुए थे, ये पता नहीं क्या होने वाला है। और बड़ी क्लास थी तो, हाँ बड़ी क्लास थी तो फिर मैंने कहा पनिशमेंट वगैरह तो मिलेगी नहीं। और मुझे लग गया मैंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके टीचर बदलवाया, मैंने कहा अब ऐसा हो जाएगा कि ये क्लास ही बदतमीज है, हम इनको कोई टीचर, नया अच्छा टीचर इनको देंगे नहीं। पर इत्तेफाक ये था कि वो आंखें ही उनकी गड़बड़ थी, लेकिन वैसे टीचर अच्छे थे। और इतना परेशान कर दिया बेचारे, नेक्स्ट डे से ना काला चश्मा लगा के आने लगे। फिर काला चश्मा लगाकर ही पढ़ाया उन्होंने पूरा ट्राइमेस्टर, 3 महीने का होता था। तुम्हारे जैसे थे ऐसे नालायक बच्चे। तो ऐसे बच्चे टॉप मारते हैं। अभी देखूंगा तुम्हारा रिजल्ट भी। फॉर विच रिफ्रैक्टिव, अब देखना, फॉर विच रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स, refractive and reflective waves are mutually perpendicular, will be, are mutually perpendicular will be, ऑप्शन ए है I is equal to 45 डिग्री, ऑप्शन बी है I is equal to, ये साइन की पावर -1, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और यहां लिख दीजिए म्यू। ऑप्शन सी है I is equal to कॉसेक की पावर -1, यानी कि कॉसेक इनवर्स, और ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यू। और डी है, ऑप्शन डी है I is equal to tan इनवर्स म्यू। ठीक है, लीजिए दे दीजिए। तो अब आप ये देखो, यहाँ पर ना ऐसा होता है कि वन लाइट वेव इज इंसिडेंट अपॉन अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो एक प्लेट है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है प्लेट, ये नहीं कह सकते हम। तो उस पर एक लाइट वेव ऐसे इंसिडेंट होती है। जैसे ये शीशा लगा हुआ है, शीशे के पीछे मैं पेंट कर दूं, अभी तो मैं आर पार देख पा रहा हूँ ना, शीशे के पीछे मैं पेंट कर दूं, यानी कि पीछे की सरफेस को डार्क अगर कर दिया जाए तो ये एक मिरर बन जाएगा, हम अपना चेहरा देख सकते हैं इसमें, तो फिर ये मिरर बन गया। अभी क्या है, अभी ये ग्लास है, तो ग्लास का मतलब क्या है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, लाइट रेज इसके आर पार निकल सकती हैं, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, जब हमने पीछे से पेंट कर दिया, पूरा डार्क पेंट कर दिया, तो फिर हम अपनी शक्ल उसमें देख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि अब लाइट रे आर पार नहीं जा रही है। ठीक है, ऐसा ही कुछ काम, अगर सामने उधर बिल्डिंग है या इधर आसपास लाइट वगैरह जल रही है, अगर लाइट ना जले, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए, अंधेरा हो जाए, चांद भी ना निकले उस दिन, अमावस की रात हो, तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जैसे बाहर एकदम ब्लैक हो रखा है, अंधेरा हो रखा है। और तब हम यहाँ पर अगर रोशनी कर दें, रूम के अंदर एक रोशनी कर दें, कैंडल जला दें, तो फिर हम अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इधर तो रोशनी है, इधर तो लाइट है, लेकिन बाहर अंधेरा है। एक बीच का टाइम होता है शाम का टाइम, जैसे 5:30 बज रहे हो या 6 बज रहे हो, जो सर्दियों में होता है टाइम, तो उस टाइम पर हल्का हल्का सा अंधेरा भी होता है वहां, और हल्की हल्की सी रोशनी भी होती है, मतलब सनसेट वाला जो टाइम होता है। तो उस सनसेट वाले टाइम पर क्या होता है, ये हल्का हल्का, जैसे अभी देखो कि मैं इसके आर पार उधर गमला रखा हुआ है वो मैं देख पा रहा हूँ, और तुम्हारा जो शूज है वो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो भी मेरे को इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो इमेज दिखाई दे रही है,
और रिफ्रैक्शन हो रहा है तभी मैं उसके आर पार वाली चीज देख सकता हूँ। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अब समझिएगा, वन लाइट वेव इज इंसिडेंट अपॉन अ प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो म्यू का मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है ये तो है एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई, फॉर विच रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा डिसीजन है तो, या तुम्हारा डिसीजन है, नहीं नहीं, ये हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। म्यूचुअल डिसीजन का मतलब क्या है, हम दोनों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड करा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दोनों लाइट वेव्स आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उन्होंने बोला फॉर विच रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विल बी। अब आप देखो, मान लो कि ये थोड़ा सा डेंस मीडियम था तो लाइट रे सीधी ना जाकर थोड़ा सा इधर टिल्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होगा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। इसको लिख दो आई। क्यों? इक्वल होता है। क्योंकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो इसको आई लिखो, इसको आर लिखो। समझ गए? अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये बेटा कि बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां तक समझ में आ गया? पीछे बताओ भाई। यश, क्लियर है? अब देखना मैं यहां कर रहा हूं इधर मिटाकर। सर कल 9th की क्लास थी। हाँ, शाम को 7 बजे इतना टाइम पर। क्या हुआ? अच्छा जी, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पूछ रहे हैं आपसे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आई और आर, आई और आर बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा ताकि आर हट जाए। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अभी आर जो है, आर को मैं क्या लिखूं, मुझे निकालना है आई, निकालना है ना, आई निकालना है। दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं। रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर नॉर्मल 90 डिग्री का म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ 90 डिग्री। नॉर्मल 90 हो गया, वो 90 का हाफ हो गया, 45 डिग्री का हो गया एंगल। 90 का हाफ कौन सा हो गया? वो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो बीच में 90 का हाफ है, अच्छा बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ दे रखा है वैसे ही। सोचो जरा और कुछ सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल है और मुझे ये आर नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आर उसमें कहीं दे नहीं रखा। आर उसमें नहीं दे रखा, उसमें एक तो ये इंसिडेंट एंगल आई दे रखा है और एक ये म्यू दे रखा है। वो पूछ रहे हैं कि आई की वैल्यू निकालनी है, म्यू की टर्म्स में निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? साइन आई, ये साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये है। और यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये, हाँ नहीं वो मैं सोच रहा हूँ अभी, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री बन रहा है। आई, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 3 एंगल हैं, तो आई आर, आई प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180। आई
आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अच्छा। तो भैया यहाँ से आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 90 तो 90 हो गया इधर, और ये आई इधर चला गया, तो आर की वैल्यू आ गई 90 माइनस आई की टर्म्स में। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो ऊपर आई की जगह तो आई ही लिखा रहने दीजिए, साइन आई, और आर की जगह लिख दो 90 माइनस आई। तो साइन आर क्या हो गया? साइन 90 माइनस आई इज इक्वल टू म्यू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक फंडा होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, ये मैथ्स में था, अब इस साल नहीं है सिलेबस में। साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा बोल देते हैं। तो साइन 90 माइनस आई क्या हो जाएगा? कॉस आई। तो साइन आई अपॉन कॉस आई इज इक्वल टू म्यू। साइन आई अपॉन कॉस आई क्या हो गया? टेन आई। तो टेन आई इज इक्वल टू म्यू। हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये टेन है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? 1/10, है ना? और 1/10 को हम टेन इनवर्स बोल देते हैं, 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये इधर जाकर ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, अगर पेपर में आ गया तो 90% बच्चों से होगा नहीं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वहां यही हो जाएगा कि ये क्वेश्चन शायद गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ हो ही नहीं सकते, तो वो होते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो साइंस में तो इतना ही अभी करेंगे, बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैथ्स कराऊंगा। अच्छा, यार तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करता कभी भी। ये पेन भूल गए थे तुम, अपना पेन लो।